ऑल राइट, तो हेडिंग डालो सभी लोग, सॉल्यूशन। हाँ जी बच्चों, तो व्हाट इज सॉल्यूशन, कैसे डिफाइन करोगे? तो स्टार्ट राइटिंग, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ homogeneous homogeneous mixture of two or more compounds. Homogeneous mixture of two or more compounds. Correct? Homogeneous mixture of two or more compounds. अब देखो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मिक्स टुगेदर, राइट, इनके क्लासिफिकेशन है। बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटनरी सॉल्यूशन, राइट, लिखो। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ compounds mixed together, depending on the number of compounds mixed together, solution can be classified as binary. Binary का मतलब two compounds are mixed, right? When two compounds are mixed. Similarly बेटा क्या, ternary, when three. नेक्स्ट क्या है, क्वाटनरी, करेक्ट। सो व्हेन फोर, राइट बच्चों। सो क्वाटनरी, इसी तरीके से क्या आप समझ रहे हो, फिर पेंटेनरी, हेक्सेनरी एंड सो ऑन, करेक्ट। हमारे सिलेबस में सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म निकालने तक आप टर्नरी क्वाटनरी सॉल्यूशन तक जा सकते हो, अदरवाइज हमें पढ़ना किसके बारे में बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना, करेक्ट। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो बाइनरी, मतलब दो ही कंपाउंड को मिक्स करके हम लोग सोचें, अंडरस्टूड ना। अब आते हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स पे, राइट इट डाउन। तो भाई इसके कितने कंपोनेंट है, तो देखो, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उस फॉर्म में हम देखते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ना, बचपन से लेकर के हमारे दिमाग में कई सारे प्रेजुडिसेस हैं, पहले से कुछ चीजें हमने भर रखी हैं कि सॉल्यूट किसे बोलते हैं, सॉल्वेंट किसे बोलते हैं। तो जनरली हमारे दिमाग में क्या है कि सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में हो। सॉल्यूट क्या है, जो कम क्वांटिटी में। बट रियलिटी क्या है कि बच्चों, सॉल्वेंट उसको बोलते हैं, उस कंपोनेंट को बोलते हैं जिसका फेज फाइनल सॉल्यूशन के फेज से मिल रहा हो। कहने का मतलब कि आपने एक लिक्विड और एक सॉलिड मिलाया, और बना हुआ जो सॉल्यूशन अगर वो सॉलिड स्टेट हो गया, तो जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको सॉल्वेंट बोले। अगर वो सॉल्यूशन फाइनली बन के लिक्विड हो गया, तो जो लिक्विड कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का फेज एंड सॉल्यूशन का फेज मैच करता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का फेज सेम ही होता है, राइट इट डाउन। द फेज ऑफ या द स्टेट लिख लो, ज्यादा बेटर है, लिक्विड सॉलिड गैस आप लिखते हो। द स्टेट ऑफ
the state of solvent and the state of solution is same. The state of solvent and the state of solution are same, right? क्लियर है ये बात? या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो सॉल्वेंट को पहचानते ही ऐसे कि भाई इन दो कंपोनेंट में सॉल्वेंट कौन है, तो जिसका फेज सॉल्यूशन के फेज से मैच कर रहा हो। तो सॉल्वेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फेज ऑफ द सॉल्यूशन। अंडरस्टूड ना? अ सॉल्वेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फेज ऑफ सॉल्यूशन। ज्यादा कम क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर आप जनरल डिस्कशन करो, अगर आप ये पूछो सर जनरली क्या होता है, तो जनरल केस में बेटा जो ज्यादा लेते हैं ना उसी के फेज में ही सॉल्यूशन का फेज आता है, बट ऐसा हर बार ही ट्रू नहीं होगा। गॉट इट? तो अगर अब सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना हो बेस्ड ऑन सॉल्वेंट, तो क्या बोल सकते हैं कि टोटल अगर फेज के हिसाब से देखा जाए तो तीन तरह के सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। ऐसा सॉल्यूशन जिसका स्टेट लिक्विड हो, जिसको हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसका स्टेट क्या हो, सॉलिड, उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसका स्टेट गैसियस हो, तो क्या बोलेंगे, गैस सॉल्यूशन। तो ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं, और हर कैटेगरी के अंदर अगर आप घुसोगे तो एक एक के अंदर भाई वो सॉलिड तो बना है, लेकिन वो सॉलिड कैसे बना है, क्या उसमें गैस मिक्स किया है, कि लिक्विड मिक्स किया है, कि उसके अंदर हमने सॉलिड मिक्स किया है। तो मतलब हर कैटेगरी के अंदर तीन तीन और कैटेगरीज आ जाएंगे, तो टोटल 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो राइट इट डाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, classification of solution, classification of solution based on the state of solute and solvent, based on the state of solute and solvent, based on the state of solute and solvent। तो कौन कौन सा है बेटा? तो सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे सोल्यूट लिख रहा हूं, पहले भी देख लो फिर लिखना। यहाँ सॉल्वेंट, तो अगर मैं बोलूं बेटा कि गैस इन सॉलिड, ये सॉल्यूशन को ऐसे भी बोलते हैं गैस इन सॉलिड। तो कभी भी ऐसे समझ लो गैस इन सॉलिड लिखा हो तो पहला वाला सॉल्यूट होता है, दूसरा वाला सॉल्वेंट होता है। अब क्या इनके कुछ एग्जांपल दे सकते हैं हम? सोचते हैं। दूसरा आते हैं लिक्विड इन सॉलिड और लिक्विड इन सॉलिड। तीसरा कौन सा है? सॉलिड इन सॉलिड। तो अब देखो यहाँ पे मैंने बता दिया, बाकी इसको ऐसे लिखूंगा नहीं। ये तीनों टाइप, ये जो तीन कैटेगरीज आप देख रहे हो, ये तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? क्यों सॉलिड सॉल्यूशन? क्योंकि इनका जो फाइनल स्टेट है वो सॉलिड ही रहेगा। आप उसमें गैस मिलाओ सॉलिड में तो भी वो सॉलिड ही बनना चाहिए, तभी उसको सॉलिड स्टेट मतलब सॉलिड बोलेंगे सॉल्यूशन। लिक्विड को मिलाओ सॉलिड में तो भी। कोई एग्जांपल है भाई गैस इन सॉलिड का सॉल्यूशन हो, गैस इन सॉलिड है? कोई एग्जांपल? आंसर है ये, इट इज देयर। कौन से? बेटा जितने भी मेटल्स होते हैं ना, उनके बीच में क्या है? वॉइड्स है। बोलो बेटा। अब तो आप यार सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हो, आपको मालूम है कि यार वॉइड्स आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो होगा ही होगा।
एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल भी बना लो तो वॉइड्स बीच में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन वॉइड्स में अगर हम बहुत छोटे मॉलिक्यूल गैसियस मॉलिक्यूल को ट्रैप कर लें, जैसे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर लें, तो हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, सारे वॉइड्स के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो ये एक सॉल्यूशन है। क्या हाइड्रोजन के जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट होने से ये सॉलिड से गैस फेज में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं, अभी भी सब पैकिंग अच्छी सी है, इसलिए ये गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन है। तो आप लिखो, इसका एग्जाम्पल लिखो। हाँ, आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल। अब ऐसे नहीं चलेंगे ना। सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल में मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल यहाँ लिखो। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस इन वॉइड्स ऑफ मेटल्स। क्या आप बोलो कि मेटल्स के अंदर एब्जॉर्प्शन इन मेटल्स, ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, अब आपके दिमाग में आएगा सर चलो ये तो समझ आया, लिक्विड इन सॉलिड, ऐसा नहीं लग रहा लिक्विड सॉलिड में मिला हो तो वो लिक्विड हो जाना चाहिए बट फिर भी सॉलिड है, क्या कोई एग्जांपल है? यस वी हैव माय डियर। होता क्या है कि जैसे अगर आप कॉपर सल्फेट ले लो एनहाइड्रस, कहने का मतलब इसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको ले लेते हो और साथ में इसको थोड़ा वाटर प्रोवाइड कराते हो बाहर से, तो लिमिटेड अमाउंट में वाटर दो तो ये यहां तक सॉलिड रहता है, CuSO4.5H2O बनाने के बाद भी ये सॉलिड रहता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। समझ गया ना? तो आप बोल सकते हो सॉलिड कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। CuSO4 सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आप लिख लेना CuSO4.5H। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि जो ये बनने वाला है ये भी सॉलिड, ये तो लिक्विड है, हमने डाला लिक्विड को, मैंने सॉलिड में डाला फिर भी सॉलिड बनी ना। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड, अंडरस्टूड। लास्ट देखते हैं सॉलिड इन सॉलिड का। हाँ जी बिल्कुल, अमलगम। नहीं बिल्कुल नहीं। बोलो, अमलगम कौन से एग्जाम्पल में आएगा बेटा? लिक्विड मरकरी होता है, बोलो ना। और हम कोई सॉलिड मेटल लेते हैं, उनको मिक्स करें तो वापस से सॉलिड ही बनता है, लिक्विड तो बनता नहीं है। तो अमलगमेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। तो अगला एग्जाम्पल आप इसमें अमलगम भी लिख सकते हो। अमलगम समझते हो ना? इट इज एन एलॉय, स्पेसिफिक एलॉय। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू मेटल ना। तो अमलगम में एक मेटल फिक्स है, कौन है? मर्क्यूरी के अंदर। मर्क्यूरी का किसी के साथ एलॉय बनाओगे तो वो अमलगम बनता है, अंडरस्टूड। तो चलिए आते हैं, देखते हैं यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड की बात करते हैं। तो सॉलिड इन सॉलिड का अच्छा एग्जांपल कौन है भाई? एलॉय अदर देन अमलगम। मर्क्यूरी वाला हटा दो, वो लिक्विड है। अब इसके अंदर आप ब्रॉन्ज ले लो, ब्रास ले लो, नाइक्रोम ले लो, सो मेनी मेटल्स आर देयर बेटा, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना करके ये बन जाता है। तो डिफरेंट एलॉयज कम्स अंडर दिस कैटेगरी। अच्छी चीज क्या है बताए, इनके बारे में हमें डिटेल स्टडी करना ही नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं अगले टाइप पे। कौन सा टाइप है? लिक्विड सॉल्यूशन। तो जब मैं बोल रहा हूं लिक्विड सॉल्यूशन तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इसका सॉल्वेंट लिक्विड है, या यूं कह लो दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है वो लिक्विड अगर बने तो उसको क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। करें देखेंगे करके। तो इसमें आता है नंबर 4 पे रखता हूं मैं उसको, क्या? गैस इन लिक्विड। इसको ऐसा बोल सकते हैं, गैस इन लिक्विड।
इसका क्या एग्जाम्पल है भाई? हाँ जी बिल्कुल, कार्बोनेटेड वाटर। और एग्जाम्पल अगर ढूंढो तो बोलोगे सर ना, अगर आप लेक वगैरह में देखो तो डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं, नहीं प्रेजेंट रहते तो सारी मछलियां मर जाती। ऐसा होता है ना, जब बहुत हैवी रेन होता है तो आप देखो उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है। हैवी रेन से क्या होता है, डस्ट डस्ट चारों तरफ हो जाते हैं, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो इसलिए देखते हुए कई बार एकदम हैवी रेन हुआ तो मछलियां एकदम मर जाती हैं, वो बाहर निकल करके वहीं कहानी उनका ओवर हो जाता है। तो उनको बेसिकली ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो जाती है ना, पोल्यूशन कर रहे हैं ना हम लोग, उनको भी डिफिकल्टी होती है भाई। तो कार्बोनेटेड वाटर हो गया, या यूं बोल लो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डिजॉल्व इन लेक या कोई भी ओपन सोर्स ऑफ वाटर, सब में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन होता ही है। समझ गए ना? तो गैस को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, ओवरऑल वो वाटर ही रह गया, मतलब लिक्विड ही रह गया, तो इसलिए हम इसे लिक्विड सॉल्यूशन के कैटेगरी में रखते हैं। हाँ जी, आते हैं अगले वाला। नेक्स्ट कौन सा? लिक्विड इन लिक्विड, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। अब ध्यान से समझना बेटा, कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में टू सम एक्सटेंट और एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट डिसॉल्व तो हो गई, बट लिक्विड्स के केस में ऐसा नहीं। एक लिक्विड दूसरे लिक्विड पे तभी डिसॉल्व होगा जब उनका नेचर सिमिलर हो। मतलब आप ये सोच लो कि आज कसम खा के आए हैं, आज पापा कसम खा के बोल रहे हैं ब्रोमीन को मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूंगा, तो बेटा डिसॉल्व नहीं होने वाला है। ब्रोमीन बिल्कुल अलग लेयर हो जाएगा, वाटर का लेयर ही अलग हो जाएगा। दे विल बी सेपरेटेड इन टू डिफरेंट लेयर। एंड व्हाई इज इट सो? यस, वन इज नॉन पोलर, द अदर इज पोलर। सो लाइक डिसॉल्व लाइक, ये कंसेप्ट है। तो पोलर में पोलर डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर। पार्शियली टू पोलर अगर हो गया तो वो थोड़ा पोलर में भी डिसॉल्व होगा, थोड़ा नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, बीच की कैटेगरी है। पार्शियली पोलर ले रहे हो तो वो भी आपस में डिसॉल्व हो। समझ गए? तो इसमें ये पॉइंट लिख लेना, लाइक डिसॉल्व लाइक। अभी खैर मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करूंगा तो वहां पे बताऊंगा। क्या बेटा? तो जब दोनों ही लिक्विड फेज में है तो आपके ऊपर है कि आप किसको सोल्यूट लेना चाह रहे हो। अगर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है तो जनरली हम कॉमन सेंस लगाते हैं, भाई अगर उनमें से एक कंपोनेंट वाटर हो तो हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट ही लेते हैं। वाटर एज ए रिएक्टेंट बहुत कम रिएक्शन में हम यूज करने की कोशिश करते हैं। और अगर मान लो और ज्यादा कहीं कुछ स्पेसिफिक डिस्कशन करना चाह रहे हो तो जिसका लार्जर क्वांटिटी होगा उसको हम सॉल्वेंट लेंगे, जिसमें स्मॉलर क्वांटिटी होगा उसको सॉल्यूट लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही लिक्विड हो। अंडरस्टूड? तो एग्जाम्पल यार भरे पड़े हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने बहुत सोल्यूशन पढ़ लिए हैं प्लस वन में, अभी नहीं था ना। तो आप लिख सकते हो, देखो मैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दूंगा। H2O2 प्लस वाटर इज एन एग्जाम्पल। अच्छा नहीं है? ओके ठीक है, चलो दूसरे एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप C2H5OH प्लस CH3OH, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल। डोंट मिक्स इट विथ वाटर, ओके। हाँ यू कैन मिक्स इट विथ वाटर, बट ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा है, तुम लोग यूज नहीं कर सकते हो, पॉइजनस होता है। अच्छा है कि तुम लोग यूज नहीं करोगे यार, कैसी बात कर रहे हो? हाँ, ये पोर्शन में कट करके पापा को तुम्हारे सुनाऊंगा, ठीक है? रुक जाओ, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। लक्ष्य भारद्वाज, ठीक है। और समझ गया ना बेटा? समझ गया ना? बताने की जरूरत है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं ले लूं, ब्रोमीन लिक्विड मिक्स्ड विथ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड, तो ये भी हमारा एग्जांपल। सिक्स ले लेते हैं। कौन सा? गैस इन लिक्विड, सॉरी गैस इन लिक्विड तो ही है। सॉलिड इन लिक्विड, यार इसके भी एग्जांपल भरे पड़े हैं बेटा। सॉलिड इन लिक्विड, तो भाई आप शुगर प्लस वाटर,
जो मतलब कॉमनली हमें घरों में दिखते हैं यार, सबसे पहले वही एग्जाम्पल डालने हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ ठीक है। हाँ अब देखो, जैसे आप देख रहे हो इतने अच्छे अच्छे सॉल्यूशन है, तो इसको हमें पढ़ना ही है। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, जेई के सिलेबस में, लिक्विड सॉल्यूशन तीनों ही पढ़ना है। अब इन तीनों में इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि तीनों के लिए ना अलग अलग रूल निकाल करके हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वाले के लिए पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, सेकेंड के लिए पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, ओके, एंड लास्ट वाले में पढ़ेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अंडरस्टूड? तो ये तीन पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग, तो क्या हो गया बेटा, सॉलिड, फिर लिक्विड, एंड अब आते हैं हम कौन से सॉल्यूशन में, गैस सॉल्यूशन। तो गैस सॉल्यूशन में अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ पे देखो सबसे पहला कौन सा एग्जांपल है, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, एंड द लास्ट एग्जांपल इज सॉलिड इन गैस। क्या एग्जांपल देने की जरूरत है गैस इन गैस? यार कोई भी गैसेस ले लो, दे आर कंप्लीटली मिसेबल, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती। बार जाओ। गैस इन गैस का एग्जांपल कौन सा होगा भाई, एनी टू गैसेस, राइट, एनी टू गैसेस। इट कुड बी O2 CO2 कॉम्बिनेशन, इट कुड बी CO2 NO2 कॉम्बिनेशन, पोलर नॉन पोलर, यहाँ कोई कैटेगराइजेशन है ही नहीं, राइट। तो लिख लो यहाँ पे, ऑल द गैसेस आर कंप्लीटली मिसेबल। कंप्लीटली मिसेबल का मतलब किसी भी रेशियो में एक गैस को दूसरे गैस में आप मिला सकते हो। अंडरस्टूड ना? उसके बाद आते हैं लिक्विड इन गैस में। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस करेंगे अगर यहाँ पे, तो कौन सा नाम आएगा यहाँ पे भाई, H2O वेपर प्रेजेंट इन एयर। कांट वी से दिस भाई, एयर जनरली कॉम्पोजिशन क्या है, खुद एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर आप H2O वेपर लेके चले जाओ तो H2O का नेचर रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड। बट जब आप इतने बड़े अमाउंट ऑफ गैसेस के साथ मिलाते हो तो वो उनके साथ मिंगल कर जाता होता है ना, इवोपोरेट हो करके वाटर वेपर फॉर्म में चला जाएगा, वो हमें दिखेगा क्या? तो वो भी एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया, है ना। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस कौन एग्जांपल देगा इसका? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, देर इज अ फाइन बाउंड्री बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोलॉइडल। इसने कोलॉइड्स का नाम ले लिया। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, क्या बेटा वो होमोजीनियस है? बिल्कुल नहीं। डस्ट पार्टिकल्स के साइज अलग अलग होंगे, और वो स्कैटरिंग शो करते हैं किसका, लाइट का, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो जो भी टिंडल इफेक्ट शो करे वो सॉल्यूशन होता ही नहीं है। और ट्रू सॉल्यूशन इज दैट विच नेवर शोज टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसमें होना ही नहीं चाहिए। अरे बचपन में पढ़ा होगा ना टिंडल इफेक्ट, लाइट पास करो तो स्कैटर कर जाता है अलग अलग डायरेक्शन में। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है, ठीक है ना। तो कोलॉइड्स ही होते हैं, तो इसलिए उसका एग्जांपल आप बिल्कुल नहीं ले सकते हो कि डस्ट इन एयर, वो बिल्कुल नहीं। मिस्ट, डस्ट, फॉग, ये सब एग्जांपल किसके हैं, कोलॉइड्स के, राइट। ये सॉल्यूशन के नहीं है। वो बिल्कुल होमोजीनियस होना चाहिए, दिखना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि वो होमोजीनियस है, समझ गए। पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म होने चाहिए। तो क्या है भाई, कैम्फर यूज करते हैं हम लोग घरों में। तो कैम्फर का नेचर क्या है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड। लेकिन आप दूर से अगर उसको थोड़ा स्मेल करने की कोशिश करो तो कैम्फर का स्मेल आता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कैम्फर खुद इवोपोरेट होता है।
सब्लिमेट होकर के वो एयर में मिक्स होता रहता है। हाँ जी। नहीं वो सॉलिड है, देखो ये अगर ऐसी बात पूछोगे तो हमेशा हम ये देखते हैं ना कि रूम टेम्परेचर पे उस प्योर कंपोनेंट का नेचर क्या है, उसके हिसाब से ही हम फेज कंसिडर करते हैं। तो लिक्विड वाटर की जब मैं बात कर रहा था बेटा, तो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड, मतलब H2O इज इन लिक्विड स्टेट। अब वो लिक्विड स्टेट से अगर आप उसको एकदम ओपन एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दो तो ऑटोमेटिक हर टेम्परेचर पे इवापोरेशन फिनोमेना होता रहता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं H2O को गैस बोल दूंगा उस टेम्परेचर पे। भाई रूम टेम्परेचर पे H2O लिक्विड है ना, तो उसको मैं लिक्विड वाले ही कैटेगरी में रखता हूँ। समझ आया ना? तो वैसे ही कैंफर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, गैस नहीं है। समझ आया ना? वो तो सब्लिमेट होकर के उस फॉर्म में चला जा रहा है, बट उसका वो स्टेट नहीं है। राइट, वो तो इवापोरेशन के इवापोरेशन नहीं बोलेंगे यहाँ, सब्लिमेशन। अंडरस्टूड? तो आप बोल सकते हो कैम्फर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो चलो ठीक है, कहने के लिए तो सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए, लेकिन जैसा मैंने बताया पढ़ना हमें इन्हीं तीन को है। अब ये सारे टॉपिक के बाद एक टर्म आता है सॉल्युबिलिटी। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो सॉल्युबिलिटी के बाद। होमोजीनियस होते हैं वो। तो रूम टेम्परेचर पे वो क्या है जिसपे हम वो डिस्कशन कर रहे हैं? प्रोसेस पे मत जाओ ना, उनके रूम टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हम उस सॉल्यूशन बनाए उस पे बात करो। प्योर कंपोनेंट के फेजेस ऐसे ही लेते हैं ना। हाँ जी, क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं हम? सॉल्युबिलिटी। आर्यन बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सॉल्युबिलिटी? बोलो, सॉल्युबिलिटी से क्या समझते हो? खड़े जाओ। सॉल्युबिलिटी से क्या समझते हो? हाँ जी, दीक्षा। ठीक है। हाँ जी, अभी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सॉल्युबिलिटी? थोड़ा और इलेबोरेट करो उसको। एग्जैक्टली exactly, देखो उसने एकदम स्पेसिफिक वर्ड लिया, ये आपको यूज करना है, इन सब वर्ड्स को ना बड़ा स्मार्टली यूज करना है। कुछ बच्चों के आंसर सब्जेक्टिव में मैं देखता हूँ कि पूरा कहानी भर के आ जाते हैं, और कुछ बच्चे एक लाइन में ही उसको क्लियर कर देते हैं। साइंस का यही खास बात है कि अगर आप वर्डिंग का सिलेक्शन बहुत अच्छा कर लो ना, तो आपको पूरा किताब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको 3 मार्क्स का है ना, वो आप एक भी लाइन लिख के आओगे तो पूरा 3 मार्क्स मिल जाएगा। उसने सिंपल एक लाइन में खत्म कर दिया कहा, सर कैपेसिटी। तो कोई भी सॉल्यूट को किस कैपेसिटी तक डिसॉल्व किया जा सकता है गिवन सॉल्वेंट में, वही उसका सॉल्युबिलिटी होता है। राइट? क्या ये मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं है आपको? कहाँ वर्ड लिया था ये? कहाँ पे आया था ये? आयोनिक इक्विलिब्रियम में। जब आयनिक सॉलिड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे थे तो वहां पे ये टर्म आया था, सॉलिबिलिटी वर्सेस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ध्यान है? केएसपी वर्सेस सॉलिबिलिटी। धुंधली हो रही है यादें थोड़ी। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो लिखो ये बात, लिखो सॉलिबिलिटी लिखो। maximum amount of solute that can be dissolved in unit volume of solution, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या दूसरे शब्दों में ये बोल लो,
the number of mole of solute dissolved per unit volume till saturated state. Till saturated state, number of mole of solute that can be dissolved per liter of solution till saturated state. तो बच्चों सैचुरेटेड स्टेट क्या होता है? सैचुरेटेड स्टेट क्या होता है कि भाई जिसके बियॉन्ड अब फर्दर अगर आप ऐड करने की कोशिश करोगे तो डिसॉल्व नहीं होने वाला, राइट? तो सैचुरेटेड स्टेट के बाद नहीं कर सकते। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं बेटा, ये जो सॉल्युबिलिटी का नाम मैं ले रहा हूं और हमने टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़े थे डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ द लिक्विड, सॉरी स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को देखते हुए हमने कितने टाइप के पढ़े हैं टोटल? बोलो ना, 9 टाइप्स पढ़े। इन पूरे 9 टाइप्स में आपको लगता है कहीं पे सॉल्युबिलिटी डिफाइंड होगी और कहीं पे सॉल्युबिलिटी इनफाइनाइट हो जाएगी? कहाँ इनफाइनाइट हो जाएगी सॉल्युबिलिटी? हाँ जी सर, गैस एंड गैस में कोई मतलब ही नहीं है, जितना मन करे आप 1 मोल हाइड्रोजन को आप 1,00,000 मोल CO2 के साथ मिक्स कर दो, मिक्स हो जाएगा, वहां कोई लिमिट ही नहीं है। तो जहां कोई लिमिट नहीं है वहां बोलते हैं कंप्लीटली मिसिबल है, ये वर्ड आता है। तो कंप्लीटली मिसिबिलिटी का मतलब क्या है? कंप्लीट मिसिबिलिटी का मतलब क्या है? वहां पे कहीं कोई रेशियो का सिग्निफिकेंस नहीं। तो ये जो सॉल्युबिलिटी का टर्म पॉइंट है ना, ये सभी के लिए वैलिड नहीं है, कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशन के लिए ही वैलिड है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व करने का कोई लिमिट है क्या? अगर लाइक लाइक हैं दोनों, जैसे वाटर एल्कोहल ले लो, क्या किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल सर, किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वहां पे भी कंप्लीट मिसिबिलिटी होता है, वहां पे भी सॉल्युबिलिटी का ऐसा वहां कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। समझ आया? अब लेकिन मैं बात करूं कुछ ऐसे सॉल्यूशन की, जैसे बेटा एक गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है, वहां लिमिट आ जाएगा, वहां फैक्टर्स आ जाएंगे कि भाई किसी एक अप्रोप्रिएट प्रेशर पे एक मैक्सिमम अमाउंट ही जाकर के डिसॉल्व हो सकता है, उसके बियॉन्ड हम जा ही नहीं सकते। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यहां सॉल्युबिलिटी डिफाइन हो। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वहां पे सॉल्युबिलिटी डिफाइन होगी, क्योंकि सॉलिड को अगर आप डिसॉल्व करना शुरू करो, आयनिक कंपाउंड अगर मान लो आपने ले लिया है, उनको डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दो NaCl आयनिक कंपाउंड को, तो प्लस माइनस ये सब अंदर जाते 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 ये पॉजिटिव के चारों तरफ लेयर एंड नेगेटिव के चारों तरफ लेयर, फिर पॉजिटिव के चारों तरफ ऐसा लेयर बनता है, और फिर ज्यादा आप डालने लगोगे तो सब आपस में कंबाइन होकर नीचे प्रेसिपिटेट बनाते। तो सैचुरेटेड स्टेट के बाद अगर आप फर्दर कुछ ऐड करते हो तो वो प्रेसिपिटेशन में कन्वर्जन होने लगता है। एक लेवल के बाद वो डिसॉल्व ही नहीं हो पाएगा, जितना मर्जी ट्राई कर लो। तो ये सैचुरेटेड स्टेट आ गया। तो सॉलिड इन लिक्विड में भी सॉल्युबिलिटी का सिग्निफिकेंस, गैस इन लिक्विड में तो होता ही है, सॉलिड इन लिक्विड हो गया। लिक्विड इन लिक्विड में मैंने बताया आपको कि भाई कंप्लीट मिसिबिलिटी का केस आएगा अगर लाइक डिसॉल्व लाइक हो। समझ में आ गया ना? तो इसलिए ध्यान में रखना कि सॉल्युबिलिटी बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, राइट? डिपेंड करता है कि आप किसके लिए बात कर रहे हो, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं। तो स्टार्ट करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, बताओ भाई कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले? सबसे पहला, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर कैसा है? तो लिखो, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसमें वही आगे वाला पॉइंट लिख लो, लाइक डिसॉल्व लाइक।
कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अ पोलर लिक्विड कैन बी डिजोल्व्ड इन अ पोलर लिक्विड, आयनिक कंपाउंड कैन बी डिजोल्व्ड इन, बोलो भाई, कौन से लिक्विड में डिजोल्व कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड को, पोलर सॉल्वेंट ओनली। लिखो ये बात, आयनिक कंपाउंड कैन ओनली बी डिजोल्व्ड इन, ना, जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड है, इसको आप वाटर में डिजोल्व कर सकते हो ना, डिजोल्व हो जाएगा। बट NaCl को आप सोच लो कि यार ब्रोमीन में डिजोल्व कर लूं, ये भी तो लिक्विड है, तो कभी सोल्यूशन नहीं। क्यों? क्योंकि ये पोलर है बेटा, और ये नॉन पोलर है। सबको मालूम है ना पोलर नॉन पोलर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट सबको निकालने आता है ना, तो उसी पे है भाई। ये नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट इसका जीरो है, इसका नॉन जीरो है डाइपोल मोमेंट, तो ये पोलर है ना, तो NaCl यहाँ डिजोल्व हो जाएगा। वैसे ही मैंने आपको बताया कि बेटा H2O को अगर आप C2H5OH के साथ मिक्स करो तो डिजोल्व हो जाएगा, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। लेकिन आप H2O को सोच लो कि यार CH2 के साथ डिजोल्व करें, सॉरी ये लिक्विड है ना, ये भी लिक्विड, तो ये कार्बन डाइसल्फाइड NH2O ये पोलर लिक्विड है, और ये नॉन पोलर, तो ये डिजोल्व नहीं होता। समझ आया? लेकिन क्या इसका मतलब हर जगह लाइक डिजोल्व लाइक और ये सब चीजें नहीं भाई, हमने जो सॉल्यूशन बताया है उसके अंदर हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब ये मत बोल देना कि सर अमोनिया इज अ पोलर गैस और CO2 इज अ नॉन पोलर गैस, ये एक दूसरे में डिजोल्व नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गैसेस के लिए लाइक डिजोल्व लाइक का कोई मतलब ही नहीं है। गैसेस में फोर्सेस ऐसे ही बहुत वीक होते हैं, तो कोई भी गैस किसी दूसरे गैस में कंप्लीटली मिसिबल होता है, तो ये नोट करके आप लिख सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, लिक्विड्स के लिए वही तो समझा रहा हूँ, पहला इसीलिए तो स्टार्ट किया कि सॉल्युबिलिटी एक बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, सबके लिए आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो 9 पॉइंट्स जो मैंने बताया है, राइट। तो लाइक डिजोल्व लाइक ये लिक्विड्स के लिए वैलिड है। हाँ नोट ये लिख लो, वन गैस इज कंप्लीटली मिसिबल विथ अदर गैस irrespective of its polarity. One gas is completely miscible with other gas irrespective of its polarity. समझ गए? बोलो, गॉट इट? चलिए भाई, तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट लिखो, टेम्परेचर। ना, अब क्वेश्चन देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। अब आप थोड़ा थोड़ा रिलेट करोगे ना, मैंने आपको बार बार समझाया है कि +1 हमारा बिल्डिंग फेज है, फाउंडेशन है, उसको जितना मजबूत करोगे +2 उतना ही अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। देखो मैं रिलेट करता हूँ, देखते कितने लोग पकड़ पाते हैं ये बात ना। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे मान लो मैंने किसी एक कंपोनेंट को, जैसे मान लो हमारा ये सोल्यूट है, और इसको मैंने सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया, और ये सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो नेचुरली इंटरेक्शन तो होता ही है भाई, पहले सोल्यूट का आपस में फोर्सेस होंगे अट्रैक्टिव, सॉल्वेंट के आपस में होंगे, जब सॉल्यूशन बन रहा होगा सोल्यूट सॉल्वेंट का आपस में अट्रैक्शन होगा, होगा ना। और फोर्सेस सारे आइडेंटिकल हो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं, तो डेफिनेटली एनर्जी चेंजेस भी होते हैं। ये डेल्टा एच सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और इंडोथर्मिक भी हो सकता है। मतलब डेल्टा एच सॉल्यूशन का वैल्यू या इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और
डेल्टा एच सॉल्यूशन का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, एक बड़ा ही यूनिक सा केस है जहां पे हम उसे जीरो भी समझ सकते हैं। तो भाई अभी इन तीनों में टेम्परेचर के क्या एप्लीकेशन है वही समझना है। तो मुझे समझाओ, अगर मान लो वो इंडोथर्मिक है, अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो बताओ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? सोच के बताना। अगर दो चीजों को मिक्स करने से, दो चीजों को मिला देने से आपस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऐसे केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो और डिसॉल्व होगा या डिसोल्यूशन कम हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन और डिसॉल्व। समझ गए? कहां से बोल रहे हैं हम लोग? ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज करके। याद आ रहा है कुछ? तो ऐसे नहीं तो देखो, ऐसे समझ लो भाई, इसको जब मैं डिसॉल्व कर रहा हूं तो ये हीट ले रहा है ना सिस्टम से, अगर इसको और हीट दोगे तो इसके लिए अच्छी बात, इसलिए और डिसॉल्व होता चला जाए। तो जिसका नेचर है हीट एब्जॉर्ब करना, उसको जितनी हीट सप्लाई करोगे वो उतना ही आगे जाएगा, मतलब मोर एंड मोर डिसोल्यूशन होगा। तो अगर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, कहने का मतलब डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन कैसा हो, नेगेटिव, एक्सोथर्मिक, तो ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिवर्स आने लगेगा, क्योंकि हीट तो पहले ही निकल रहा है एक्सोथर्मिक में, आप उसको और हीट सप्लाई कर रहे हो, तो वो रिवर्स, क्योंकि बैक साइड में वो एंडोथर्मिक है, फ्रंट साइड में वो, अरे बाबा कोई भी रिएक्शन अगर एक तरफ एक्सो है तो उल्टा करके लिख दो तो क्या हो जाएगा? यही बात है ना। मैं बोल दूं बेटा कि ए से बी जाने में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बताओ बी से ए जाने में क्या होगा? तो बोलोगे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि भाई ए की एनर्जी हाई है, बी की एनर्जी लो है। इधर से इधर आओगे तो लोअर में आ रहे हो, तो इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव है। और बेटा अगर यहाँ बी से ए चले गए तो डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। इसके एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं, तो लाइम को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो, लाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप कभी भी ट्राई करना घर पे, कभी अगर व्हाइट वॉश होता हो तो देखा ही होगा भाई, हर घर में 3-4 साल के बाद व्हाइट वॉश करने की जरूरत पड़ती है हमें ना, इंसेक्ट्स वगैरह थोड़ा दूर रहते हैं उससे, करते ही है ना। हम लोग के यहाँ तो बड़ा कॉमन सा कल्चर है, दिवाली के आसपास आते ही व्हाइट वॉश करना पड़ता है। अब वो चाहे आप 2-3 साल में हो, 4 साल में हो, मर्जी, लेकिन व्हाइट वॉश करना पड़ता है। तो कैल्शियम, कभी भी उस बकेट को टच करने की कोशिश करो जब आप मिक्स करते हो, गर्म रहता है बिल्कुल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। समझ आया? इंडोथर्मिक कौन सा है? ग्लूकॉन डी जो आप पीते हो घर पे, अभी गर्मियों का टाइम है, थक के आए हो, खेल वेल करके आए हो, एक ग्लास के अंदर ले लो, स्टील वाली ग्लास ले लो, थोड़ा ज्यादा फील होगा, कंडक्टिंग बॉडी होता है ना, जल्दी से पता चलेगा। उसमें ग्लूकोज डालने के पहले हाथ लगा के देखो, और फिर ग्लूकोज डाल के उसको स्टर कर दो अच्छे से, तब हाथ लगाओ, तो बाद में आपको ठंडक समझ आएगी। होता है ना। तो क्या हुआ उसके अंदर, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका टेम्परेचर ही डाउन हो गया, सिस्टम ने एनर्जी अपने चीजों में यूज कर ली, जो हीट थी आसपास की उसको यूज कर लिया, तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, समझ आया? तो बेटा लिखो ये बात, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में लिखो, देखो, if the enthalpy of solution, if the enthalpy of solution is positive, if enthalpy of solution is positive, that is mixing of solute and solvent is endothermic. If enthalpy of solution is positive, that is mixing of solute and solvent is endothermic, then on increasing temperature solubility increases,
then on increasing temperature solubility increases. नेक्स्ट पार्ट ऐसे ही अपने से रिपीट कर लोगे। अगर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव हो, समझ रहे हो बात, लिख लो भाई, मैं ही लिखवा दूं, चलो अगला छोड़ दो, एक लाइन छोड़ के लिखो। इफ इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव, if enthalpy of solution is negative or mixing of solute with solvent is mixing of solute and solvent is, बोलिए, exothermic, then on increasing temperature, solubility, बोलिए बच्चों, decreases, solubility decreases। अच्छा, कोई ऐसा रिएक्शन है क्या जिसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही ना पड़े? बिल्कुल सर, अगर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 0 हो जाए तो, ना एंडोथर्मिक हो ना एक्सोथर्मिक हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी बात लिख लो। इफ डेल्टा एच सॉल्यूशन इज 0, मतलब इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज 0, डेल्टा एच सॉल्यूशन इज 0, then there is no effect of rise in temperature, no effect of rise in temperature on solubility, कुछ नहीं होगा on solubility, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना। अब ये एक स्पेशल कंसिडरेशन के अंदर मैंने ये पॉइंट बताया। कौन सा स्पेशल कंसिडरेशन के लिए मैंने मतलब ये चीज ध्यान में देने के लिए बोला है कि एज्यूमिंग एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज नियरली कांस्टेंट, है ना। तो खैर इसको छोड़ दो, अभी इतना डिटेल लिखने का जरूरत नहीं है, बस ये 3 पॉइंट हो गए, खत्म हो गया ये सॉल्यूट सॉल्वेंट और इनके रिलेटेड जो। अच्छा, अब और कौन सा है भाई फैक्टर जो इसको अफेक्ट करेगा? पहला मैंने बताया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा मैंने क्या बताया, टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर लिखो प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आएंगे आएंगे, बुरा मत। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताइए, क्या होगा प्रेशर का इफेक्ट? तो अब अगेन जैसा मैंने बोला कि भाई ये काफी सब्जेक्टिव टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि अगर आप देखो एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिक्स कर रहे हो, उस पर कोई खास फर्क पड़ेगा क्या प्रेशर का? एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिक्स कर रहे हो, कोई खास फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। लेकिन जब आप गैस को किसमें, लिक्विड में, या गैस को सॉलिड में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वहां इसका एप्लीकेशन ज्यादा है। तो लिखो ये बात, इट इज मेनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड ना, मेनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ गैस इन लिक्विड और गैस इन सॉलिड। मतलब जहां कहीं भी गैसेज आ जाए वहां पे ये चांसेस है ना। अब बताओ, कॉमन सेंस लगाओ भाई, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो ऐसे देख लो, ऐसे बना के सोचो तब दिमाग में आएगा। जैसे मान लो ये लिक्विड है बेटा, और इसके ऊपर आपने मान लो गैस रख रखा है ना, और ऊपर पिस्टन लगा दिया। अब इसको आप कंप्रेस कर रहे हो, और ये लिक्विड है पूरा। लिक्विड को जनरली ऐसे बड़े बड़े से दिखाना चाहिए, इसको डॉट डॉट से दिखा दो।
तो पहले कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो डिजोल्व है ही। अब अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, अर्नव, प्रेशर अगर बढ़ा रहे हो तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बोलो भाई। नेचुरली बढ़ेगी यार, कौन सी बड़ी बात है ये। प्रेशर बढ़ाओगे तो इनका कंसंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज होगा, तो आप समझ रहे हो ना। तो ये इधर की तरफ जाने की, ज्यादा पेनिट्रेट करके अंदर आ जाएंगे यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो लिखो, if the pressure, partial pressure of the gas is increased, if the partial pressure of the gas is increased over liquid or solid, the partial pressure of the gas is increased over liquid or solid, तो क्या होगा बेटा? बोलिए। solubility will increase, solubility of gas will increase. हाँ जी, हो गया सब। बोलिए, ये सारी चीजें हो गई। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, खत्म हो गया। तो अब देखो हमें, इनके जैसे मैंने बताया हमारे सिलेबस में कौन सा है बेटा? सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस। रिवर्स सीक्वेंस में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? गैस इन लिक्विड, फिर कौन सा पढ़ेंगे? तो उससे पहले हमें लिक्विड की प्रॉपर्टी पूरी जान लेनी चाहिए, और लिक्विड में मेनली वाटर की प्रॉपर्टी जान लेनी चाहिए, करेक्ट। तो हम +1 से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारा ये जर्नी कंटिन्यू है। अच्छा, एक तो ये चीज, दूसरा ये कि छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आती है, कंसंट्रेशन टर्म, जो मैंने आपको +1 में भी पढ़ाया है, आपके अर्ली रिवीजन क्लासेस में भी मैंने उसको कराया था। तो अब मैं सीधा टेस्ट करूंगा। रेडी हो सब? बोलो। मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी सब टेस्ट कर लें। अरे हाँ, नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी भी होता है। यस, फॉर्मेलिटी इज देयर। नहीं मालूम? किसने पढ़ाया भाई तुम लोग को? ठीक है, चल। हाँ वैसे चल, करो करो, लिखो, क्वेश्चन लिखो स्ट्रेट अवे। विल स्टार्ट, हेडिंग डाल लो कंसंट्रेशन टर्म। सभी के फॉर्मूला बताते चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं ना। कंसंट्रेशन टर्म्स, तो इनमें भाई कौन कौन से आते हैं? अच्छा, ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब कंसंट्रेशन टर्म है बोल रहे हैं। प्यारे बच्चों, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ जी बच्चों, चलो देखते हैं ना। तो मैं किसकी बात कर रहा था? कंसंट्रेशन टर्म। ये क्या है बेटा? सॉल्यूट को सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करने के डिफरेंट पैरामीटर्स को ही हम कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं, राइट। अब कभी उनके मोल को पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं,
कभी मोल को पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट देखने की कोशिश करते हैं, कभी उनके मोल के रेशियो में देखने की कोशिश करते हैं। तो बस अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, बट देखना सोल्यूट को ही है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, राइट। तो जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, हाँ जी ये होता है। ऐसे ही बेटा एक टर्म आता है मोलालिटी, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलारिटी को कैपिटल एम से। यूनिट क्या होता है सबको मालूम है, मोल पर लीटर या फिर कैपिटल एम, जिसको मोलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ जी ऐसा लिखा रहता है, 2 मोलर, 3 मोलर, 0.5 मोलर, ये सब लिखा रहेगा। आपको डेसी मोलर लिख दे तो 1/10 मोल पर लीटर, 1/10। ऐसे ही मोलालिटी, तो जैसे ये कैपिटल से स्मॉल कर दे तो ऊपर वाला वही रहता है। मोल ऑफ एनएस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, अपॉन नीचे यहाँ पे क्या होगा, अच्छा सॉल्वेंट भी होगा और वो भी इन केजी रहना चाहिए। तो यानी इसका यूनिट क्या हो गया, मोल पर केजी, या इसी को स्मॉल एम या मोलल बोलते हैं, मोलल। मोलर, मोलल थोड़ा सा मतलब वो तोतलापन लाना पड़ेगा तो हो जाएगा मोलल। ओके, तो दिस इज मोलल एंड दिस इज मोलर। तो मोलैरिटी, मोलालिटी, अच्छा चलो अच्छी बात है, तूने पूछ लिया तो वही बताता हूँ ना। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी डिफाइन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, देखो मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस फॉर्मूला ही है इसका ना, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कहोगे कि ये कहाँ आता है, तो बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी आयनिक क्रिस्टल में हम लोग करते हैं, लेकिन इतना यूज टू हो गए ना हम लोग कि हम लोग फॉर्मेलिटी नाम लिखते ही नहीं है, बल्कि उसको भी हम मोलैरिटी से लिख देते हैं। क्योंकि देखो बच्चों ध्यान से समझो, जो एल्कोहल को वाटर में मिक्स करना एक अलग चीज है, क्योंकि ये एक लिक्विड है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसका एग्जिस्टेंस है नेचर में। जबकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, आपको मालूम है इसका कोई यूनिट नहीं है भाई, ये तो हम बना लेते हैं अपने से NaCl यूनिट। ये तो एक पूरा क्रिस्टल है, अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है कि भाई एक Na और Cl ये दोनों का फैमिली है, बाकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पूरा इकट्ठे एक जाइंट नेटवर्क है। तो इनको हम फॉर्मूला यूनिट्स बोलते हैं, दिस इज फॉर्मूला यूनिट। So this formality term is just a formality for ionic compound. Otherwise you can replace it with molarity itself. इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं आपको, ठीक है। तो बस अभी नाम सुना दिया ताकि ध्यान रहे। तो हो गया देखो मोलारिटी, मोलालिटी। एक और कॉमन सा चीज आता है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, अच्छा स्ट्रेंथ को ये ध्यान रखना कौन से यूनिट में एक्सप्रेस किया है। तो मैं जो बता रहा हूं वो है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर आप इसको देखो तो ये कुछ और नहीं, बल्कि अगर आप ऊपर वाले से चेक करो तो मोल को क्या लिख सकते हो, मास बाई मोलर मास। तो आप इसको अगर लिखना चाहो तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये भी लिख सकते हैं। अरे भाई मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल है, मास अपॉन मोलर मास नीचे आएगा, मोलर मास उड़ा दो यानी मल्टीप्लाई कर दो एक मोलर मास तो गायब हो जाएगा ना, तो यही बन जाए। अरे नहीं समझ आ रहा है, लिख लो भाई, अपॉन वी इंटू मोलर मास। अब NH को लिख लो, मास अपॉन मोलर मास इंटू, अब दिखा, हाँ अब दिख गया। ये भगवान क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करवा लोगे तुम लोग मेरे, एक एक लाइन में पकड़ो ये सब। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या, हम लोग मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर उसको हम
मोलैरिटी इंटू मोलर वेट ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते। ठीक है। हाँ जी, तीसरा और इम्पोर्टेंट टर्म कौन सा है? बोलिए बेटा। मोल फ्रैक्शन। नॉर्मेलिटी बहुत स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, वो रेडॉक्स में ही यूज होता है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस डिफाइन जब हम करते हैं तो वहां पे उसका यूज आता है, अदरवाइज ऐसा जितना ज्यादा यूज है नहीं। तो ये जो सॉल्यूशन टॉपिक है इसमें हम नॉर्मेलिटी के बारे में कुछ खास नहीं, जहाँ पे रेडॉक्स के रिएक्शंस होते हैं वहां पे ये सब आता है। बट बता देता हूँ, चलो पहले मोल फ्रैक्शन लिख लो। तो भाई मोल फ्रैक्शन क्या है? तो जैसे देखो, अब ये जनरली टर्मिनोलॉजी, जैसे मान लो कई सारे कंपोनेंट है, आपने मिला दिया ए बी सी, तीनों मिला दिया। तो अब यहाँ पे पूछता है कि भाई कौन से कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन, तो अगर आप एक्स ए पूछना चाह रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए या कंपाउंड ए का मोल फ्रैक्शन, तो ये क्या होता है भाई? रेशियो ऑफ मोल ऑफ ए टू द टोटल मोल। So basically it is the ratio of the mole of component to the total moles of the solution, है ना? तो ऐसे ही कितने लोग समझदारी में ये देख पा रहे हैं कि एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और अगर तीनों सम कर लो तो कितने समझदार प्राणियों को ये दिखाई दे रहा है कि ये वन आ जा रहा है। तो ये एक जनरल रूल होता है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वन। कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो वही वाली बात हो गई, सारे सब्जेक्ट के परसेंटेजेस का सम कितना आएगा, मतलब जितना ओवरऑल परसेंटेज में वो दिया हो, है ना? तो अगर समझ रहे हो ना बात में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, चलो लिखो। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू वन। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू वन। यहाँ तक हो गया। इसके अलावा भी कुछ और फेमस टर्मिनोलॉजी है। कौन कौन से? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। दूसरा कौन सा है बेटा? पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। तो आइए पार्ट्स पर मिलियन को पहले समझ लेते हैं। ये क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअल में ये यहाँ बेसिकली मास ऑफ सॉल्वेंट ही होता है, ये रेशियो ही होता है, बट चलेगा कोई बात नहीं। हाँ, लूज सेंस में इंटू 10 के पावर 6 होता है। यहाँ एक्चुअल में ना सॉल्वेंट होता है, बट क्योंकि आपने सोल्यूट इतना कम लिया है तभी ये टर्मिनोलॉजी आती है। देख रहे हो पावर कितने से मल्टीप्लाई कर, 10 के पावर 6 ना। ये वैसी वाली बात हो गई, एक चुटकी भर नमक अगर आप पूरे एक बड़े से कंटेनर ऑफ वाटर के अंदर एक दूसरा, फिर जो उसका कंसंट्रेशन मेजरमेंट है वो मोलैरिटी में कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि इतना कम मोल और इतना ज्यादा वॉल्यूम। तो 0.0005 मोलर आ रहा होगा, बहुत ही बकवास सा लग रहा है देखने में। तो इधर बोलने में अच्छा लगता है 5 ppm, अच्छा लगता है सुनने में, 5 पार्ट्स पर मिलियन हो गया। बट आप समझो 5 पार्ट्स इन 1 मिलियन कितना कम है वो। तो इसलिए अल्ट्रा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही हम यूज करते हैं ये सब टर्मिनोलॉजी, एंड अल्ट्रा टू अल्ट्रा डाइल्यूट के लिए पीपीबी यूज करें, पार्ट्स पर बिलियन। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 के पावर 9, दिस इज पार्ट्स पर बिलियन। अच्छा बच्चों, ये मोल फ्रैक्शन पीपीएम पीपीबी के बीच में ना दो कुछ परसेंटेज टर्मिनोलॉजीज भी आती हैं, जैसे परसेंटेज वेट बाई वेट, वेट बाई वेट ऑफ ए। इसको कैसे डिफाइन करोगे? बड़ा सिंपल सा है यार, ए का परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ ए बता दो भाई, टोटल मास बता दो, ए प्लस बी प्लस सी। जहां पे क्या एज्यूम कर रहा हूं मैं कि तीन लोगों को मिला करके ये बना हुआ है, यही यही सोल्यूशन में ऐसे ही मान रहा हूँ। और वैसे ही एक और टर्मिनोलॉजी क्या है कि परसेंटेज वेट, वेट बाई वॉल्यूम ऑफ ए। तो इसका मतलब होता है, ध्यान से, मास ऑफ ए इन ग्राम।
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि वॉल्यूम को ml में रखने का कंपल्शन हो। यहाँ पे हो गया, 100 कर देना। ये बड़ा है। अच्छा, कहोगे सर ऊपर वाले में तो आपने बताया ही नहीं। इसलिए नहीं बताया बेटा कि ऊपर और नीचे में यूनिट तो सेम ही रखना पड़ेगा। ऊपर ग्राम रखो, नीचे ग्राम रखो, ग्राम ग्राम कैंसिल। ऊपर किलोग्राम रखो, नीचे किलोग्राम रखो। अब ऐसा बेवकूफी तो नहीं करोगे ना, ऊपर ग्राम इधर किलोग्राम रख दो। ऐसा नहीं करोगे ना। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये यूनिट वाला है। ऊपर मास है, नीचे वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वी ए प्लस वी बी प्लस। सबसे बकवास टर्म यही है, सबसे बकवास यही है। अब चलो एक ना सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते कितने लोग आंसर करते हैं। भाई जितने भी मैंने ये कहानियां आपको सुनाई है, इनमें कौन कौन से ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर बदलने से कांस्टेंट रहने वाले? फिर से क्वेश्चन सुनो मेरा। मैंने क्या बोला? इनमें कौन कौन से ऐसे कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर की सेंसिटिविटी से अफेक्ट नहीं होते हैं? टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ उससे कोई फर्क ना हो। तो आंसर है सर कि जहां कहीं पे भी वॉल्यूम दिख रहा हो, वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो सकता है ना। भाई वॉल्यूम 1 लीटर से 1.001 लीटर बना सकते हैं। हीट कर दिए तो बन जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। तो जहां कहीं भी वॉल्यूम टर्मिनोलॉजी हो, वो सारे केसेस अफेक्टेड होते हैं टेम्परेचर। और जहां कहीं मोल एंड मास का डिस्कशन सिर्फ हो रहा हो, उन जगहों पे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो बताओ, मोलैरिटी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर और इंडिपेंडेंट? मोलैरिटी कैपिटल एम, तोतली वाली बात नहीं कह रहा हूं, मोलैलिटी। इट इज मोलैरिटी कैपिटल एम। बताओ, डिपेंडेंट और नॉट? डिपेंडेंट है ना। ये सर मोलैरिटी इज विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने से मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। मोलैलिटी स्मॉल एम नहीं होगा। ऊपर मोल नीचे मास, मोल भी नहीं बदलता है। भाई ऐसा हो जाए तो मिरेकल हो जाए, मजा ही आ जाए फिर तो। नहीं, 1 मोल ऑक्सीजन लिया मैंने, टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, ऑक्सीजन बढ़ गया ऐसा कुछ नहीं होता। तो जितना मोल है उतना ही रहने वाला है। तो मोल एंड मास विल नॉट चेंज, राइट, विथ टेम्परेचर, है ना। तो स्मॉल स्ट्रेंथ बदलेगा बेटा, मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट, तो ये बात लिख लो, नोट करके लिख लो ये बात। कंसंट्रेशन टर्म्स containing volume will be temperature sensitive. Concentration terms containing volume will be temperature sensitive. So what do I mean by temperature sensitivity? So if you increase or decrease the temperature, these values are going to change. Okay? तो कौन नहीं है? तो ऑफ कोर्स ये मोलैलिटी लिख लो, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आप मोल फ्रैक्शन लिख लो, इंडिपेंडेंट। आप पीपीएम पीपीबी भी बोल सकते हो, है ना। चलो भाई कुछ क्वेश्चन करें या फिर हम, सारी कहानी मैंने समझा दी, करते हैं। अच्छा ये बताओ, परसेंटेज वेट बाई वेट भी तो इंडिपेंडेंट होगा। वेट बाई वॉल्यूम डिपेंडेंट, वॉल्यूम वॉल्यूम डिपेंडेंट। ये मत बोलना जितना ऊपर बढ़ेगा उतना ही नीचे बढ़ जाएगा, कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर लिक्विड अलग तरीके से एक्सपैंड करते हैं, ठीक है चलो लिखो। हाँ जी बच्चों, तो आइए सबसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं।
बहुत इजी क्वेश्चन शुरू करें। चलो आओ देखो, इधर इधर ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया है बच्चों, 20 ग्राम NaOH लिया है, एंड साथ में मैंने लिया है, और क्या ले लूं भाई? Okay. चलो भाई, 14.2 ग्राम्स ऑफ, अगर तुम लोग देखो तो इसका मोलर मास निकालो तो फट से। 142 आ रहा है, हाँ चलो सही है, सब सही। दिस एंड दिस आर मिक्स्ड विथ वाटर such that volume of solution is 500 ml. Then find, जल्दी करो बच्चों ना, इसको फटाफट आंसर करना है। मोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू NaOH, मोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम सल्फेट, मोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम आयन, दैट्स इट। ये 3 क्वेश्चन आंसर कर दो, फिर एकदम से सबसे टफ क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है? सीधा जंप मारेंगे हम लोग। ये तो अभी ऐसा तुम्हें लगे कि आ रहा है तुमको, इसलिए मैंने ये इजी क्वेश्चन पूछ लिया, और फिर अगले ही क्वेश्चन में तुम्हें ये डराना है कि बहुत पढ़ना है, अभी टफ क्वेश्चन भी पूछूंगा। सोडियम सल्फेट, हाँ बेटा, तीनों, हाँ कैपिटल M ही है, स्मॉल M नहीं। हाँ सम दिख रहा है जी तुमको, such that volume of solution is this much। हाँ जी, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी बताइए। बॉटल, हाँ जी प्यारे बच्चों, बताइए। मोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू NaOH का मतलब क्या भाई? जिसके बारे में पूछा है उसका मोल मुझे बता दो, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता दो। तो वो तो मैंने बता ही दिया, 500 ml है। अब लीटर में वो ½ लीटर हो जाएगा, बोलो।
और मोल ऑफ NaOH कितना है, तो उसका मास दिया है, मोलर मास से डिवाइड कर दो। क्या ये बताने की जरूरत है? अगर ये बताने की जरूरत है, अगर कोई गलती से भी ऐसा बोल रहा है, वापस क्लास 11th में एडमिशन हमारे स्टार्ट हुए हैं अभी जस्ट, अभी जस्ट चल ही रहे हैं, पहला क्लास हुआ है, तो आप वापस करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया 1 1 मोल पर लीटर, सबका करेक्ट है। सोडियम प्रेशर में तो नहीं बोल रहे हो कि सही है। Na2SO4 कितना आएगा ये? 1/10/1/2। और मैंने आपको बताया था साक्षी, याद है आपको +1 में, कि डिवाइड करने का मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितना हो गया ये? 1/5। कितना हो गया? 0. ठीक है, 2 मोल पर लीटर। सबको क्लियर है ना? पता है ये सब चीजें बहुत इरिटेट करता है, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, बट कई बार अगर आपके दिमाग में नहीं घुसा ना, तो आप बार बार गलती करते हो। होता है ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज। मोलैरिटी, देखो मैं मोलर मास बोल रहा हूँ, मोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम आयन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है ना बेटा। देखो दो चीजें मैंने ली है, एक तो NaOH लिया है, और दूसरा लिया है मैंने कौन सा? सोडियम सल्फेट। और दोनों जगहों से ही, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, तो वाटर में ऐड करने से दोनों जगह से मेरे को क्या मिलने वाला है बेटा? दोनों जगहों से क्या मिलने वाला है? बोलो। सोडियम आयन। तब अगर ये दोनों जगह से सोडियम आयन मिलेगा, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1 मिला करके यहाँ पे 3 मोल। लेकिन अब देखना पड़ेगा, इनका कितना लिया था मैंने? 0.1 मोल लिया था, और इसका कितना लिया था? 0.5 मोल लिया था। अरे 1/2 था ना इसका मोल। तो 0.5 से ये 0.5 मिलने वाला है, और 0.1 से ये डबल मिलने वाला है। तो टोटल कितना हो गया? 0.7। टोटल मोल ऑफ Na प्लस विच वी हैव गॉट इज 0.7। तो आंसर क्या आएगा? 0.7 अपॉन वॉल्यूम कितना है? 500, विच इज 1/2। तो मतलब 7/5 इज द राइट आंसर, 1 मोल पर लीटर। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन हो गया मोलैरिटी का। अब एकदम सबसे टफ पे चले। लिखो क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है वो, टफ नहीं है बल्कि बढ़िया क्वेश्चन है, लिखो। उसको अगर आप सीख गए ना, तो मतलब आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओ। ठीक है, इतना बढ़िया है। लिखो तो। लिखो, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ an aqueous solution of sodium sulfate having density 1.1 gram per ml, having density 1.1 gram per ml, and contain containing 14.2% sodium sulfate by mass। हाँ जी। देन फाइंड, क्या क्या निकालना है? सबसे पहले आपको निकालना है, गाइस, इज देयर एनी चांस आई एम ऑडिबल?
सभी को आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। चलो ग्रेट। तो मैंने क्वेश्चन आपको ये दिया है कि an aqueous solution of sodium sulfate having density 1.1 gram per ml and containing 14.2% sodium sulfate by mass, then find। सबसे पहला क्या है? मोलारिटी कैपिटल एम। दूसरा क्या है बेटा? मोलारिटी स्मॉल एम। एंड तीसरा क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट। कितने लोगों ने निकाल लिया? फर्स्ट पार्ट कितने लोगों ने निकाल लिया? वेरी गुड। चलिए, बहुत आसान है। अगर ऐसे सोचोगे ना तो बहुत इजी है। दिमाग लगाना पड़ेगा बस हल्का सा। देखो ये स्टेटमेंट में ही इसको थोड़ा ब्रेक करके समझने की कोशिश करो। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ। कैलकुलेशन होगा, मोलैरिटी में तो नहीं होगा। हाँ, मोलैरिटी में मिल जाएगा। तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही छोड़ दो। मुझे तो बस ये देखना है तुम्हें अप्रोच लेने आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी, चलें देखा जाए। प्यारे बच्चों, देखा जाए। आइए देखते हैं। देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, राइट? देखो बहुत आसान है, बस देखना है कि कैसे अप्रोच लेना है, राइट? अब आप पहले ना ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक कर लो। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो चीजें मिल करके बनी हुई है। एक तो है Na2SO4। ऐसे जैसे ही बनाओगे ना, यहाँ पे काफी हद तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्वस सॉल्यूशन है तो Na2SO4 प्लस वाटर है। और बेटा इसमें क्या बोल रहा है कि इस सॉल्यूशन का डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.1 ग्राम पर ml। मतलब अगर इसका 1 ml सॉल्यूशन का लिया तो उसमें टोटल मास कितना आएगा? 1.1। 1000 ml ले लिया तो 1100 ग्राम्स आएंगे। आ रहा है क्या समझ? अच्छा भाई, ये तो एक हो गया हमारे पास ना। दूसरा और क्या बात, क्या खास बात है? इसमें बोल रहा है कि जो इसका परसेंटेज है ना, वो 14.2%। तो अंडरस्टूड है कि ये कितना हुआ फिर? 100 माइनस 14.2। अरे बोलो। तो मैंने बेसिकली क्या किया, ये सॉल्यूशन से मैंने सॉल्यूट को अलग किया एंड सॉल्वेंट को अलग किया। क्योंकि हमारी सारी टर्मिनोलॉजी अगर मैं देखूं तो मोलैरिटी में मुझे मोल चाहिए सॉल्यूट का और वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। मोलैलिटी में मेरे को मोल चाहिए सॉल्यूट का अपॉन मास चाहिए सॉल्वेंट का। तो मुझे अलग तो करना पड़ेगा, और वो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है। कुछ दिया है क्या कि 1 लीटर लिया है सोल्यूशन का, 2 लीटर लिया है? भाई ऐसा एक ड्रम बना के सोल्यूशन का रख दिया है, क्या फर्क पड़ता है? एक पूरा बकेट भरा हुआ है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है हमें? हमें तो मोलैरिटी निकालना है। तो हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। दोनों में से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। आप मान लो कि एक बकेट आपने सोल्यूशन ले लिया, या आप मान लो तो 1 लीटर आपने सोल्यूशन ले लिया। एज्यूम करो। लेट अस कंसीडर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, वहां से प्रोसीड कर दो। या आप उल्टा भी कर सकते हो, यू कंसीडर द मास ऑफ सोल्यूशन फर्स्ट। एज्यूम वहां से करके फिर आगे बढ़ना शुरू करो। कहीं से तो स्टार्ट कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू यूज द मास, क्योंकि वहां से बड़ा जल्दी जल्दी सब निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटा?
आई विल कंसिडर, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, इसी लाइन में ही सारा चीज छुपा हुआ है। लेट अस कंसिडर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे ही आपने इतना लिखा तो काफी सारी चीजें क्लियर हो गई कि इस 100 ग्राम सॉल्यूशन का सोल्यूट कितना है, कितना है भाई बताओ। मैंने बोला था 14.2% है, तो 100 ग्राम में कितना हुआ फिर वो। हाँ जी, 14.2 ग्राम Na2SO4। अरे यार है क्या बात समझ में। अच्छा वाटर कितना है, तो आप बोलोगे यही भाई 100 माइनस 14.2, कितना आया 80, 85.8 आ रहा है। चलो 85.8, 85.8 आ गया। आ रहा है बात समझ में। तो भाई ये आ गया वाटर का और ये आ गया ये। लेकिन अभी हमें मोलैरिटी के लिए तो मोल चाहिए सोल्यूट का, तो निकल जाएगा भाई 14.2 ग्राम है तो क्या मोल नहीं निकाल लोगे, कितना आएगा 14.2 अपॉन 142, बोलो बेटा, तो 0.1। वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ही बस एक पंगा पड़ रहा है। तो बताओ बेटा, आपको मास मालूम है तो क्या यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकल जाएगा, मिल जाएगा सर, बस उसके लिए डेंसिटी चाहिए। तो बताओ मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो भाई मेरे को वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, तो क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ जी, मास कितना लिया है मैंने 100 ग्राम, सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है 1.1 ग्राम पर ml। ये ml ऊपर चला जाएगा, ये उड़ जाएगा, कितना आएगा ये 100 अपॉन 1.1, इसको ऐसे ही रहना, ये ml में है, बस ये ध्यान रखना। तो कितना आ गया भाई 100 अपॉन 1.1 ml था। ml का मतलब पूरे में डिवाइड कितने से करूं, समझ में आ रहा है, बोलो। तो कितने लोग बोल रहे हैं वो उल्टा ऊपर चला जाएगा, बोलो ना, बोलो। और ये 100 से गायब भी हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, तो ये 1 अपॉन 1.1। तो भाई फिर अब मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा, 1.1 मोल पर लीटर आ रहा है, सही है। कितने लोगों का करेक्ट हुआ वो हाथ उठाओ, शाबाश बहुत बढ़िया। लेकिन मैं जनरली मतलब ये रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप फॉर्मूला रटते हुए करो, क्योंकि केमिस्ट्री में याद करने के लिए अभी बहुत कुछ है, तो दिमाग जितना खाली रखो उतना अच्छा है। इसलिए मोलैरिटी को मोल बाई ये करो और अप्रोच डेवलप करो, ये तो निकल जाएगा फॉर्मूले से मोलैरिटी। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं मोलैरिटी में तो करना ही पड़ेगा ये पूरा, तो फिर क्यों हम शॉर्टकट के चक्कर में जाए। याद है ना मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, हाँ जी 10x/d/m, चलो याद कर लो, बट मेथड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जहां पे 10 समझते ही हो नंबर है, x परसेंटेज बाई मास है, ये यूज कर सकते हो। और d क्या है, डेंसिटी इन ग्राम पर ml। और ये मोलर वेट किसका है, सोल्यूट का है। तो आप इससे यूज करो, फट से आंसर आ जाएगा। देखो नंबर 10, x कितना है भाई 14.2, डेंसिटी कितना है 1.1 अपॉन मोलर वेट कितना है 142। ये 10 टाइम्स में गया, ये गायब हो गया, 1.1 आ गया। और रियलिटी में देखो तो यहाँ हो भी वही रहा है, ध्यान से देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, आपने मास निकाला था इसका, परसेंटेज बाई मास से, तो ये 14.2 क्या था, परसेंटेज बाई मास ही तो था। तो जब मोल निकालने गए थे हम, तो 14.2 अपॉन मोलर मास ही तो कर रहे थे, और अपॉन जब वॉल्यूम कर रहे हैं तो वॉल्यूम करते समय क्या हो रहा है, डेंसिटी 100 अपॉन 1.1 ले रहा हूं मैं। 100 अपॉन 1.1 इज नथिंग बट डेंसिटी, एंड होल डिवाइडेड बाई 1000 आ रहा है।
जिसको मैंने ऊपर कर दिया है 1000। तो ये क्या था भाई, x था, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, 100 से ये 2 जीरो गया, 10x d ऊपर चला जाएगा, तो 10x d बाई मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो ये वही किया है, बस आपको दिखाया नहीं मैंने। तो ये रटना, रट सकते हो, अच्छी बात है, बट अगर ये करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप मेथड पकड़ रहे हो। तो कितना सिंपल था, देखो मैंने क्या किया, स्टेटमेंट ब्रेक कर दिया। मैंने ये सॉल्यूशन में ये पता करने की कोशिश करी कि भाई सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है। अगर मुझे इंडिविजुअली ये सब मालूम चल जाए तो दुनिया का कोई कंसंट्रेशन टर्म मैं निकाल सकता हूं। जैसे जरूरत लगे उसके हिसाब से दिमाग लगाओ, है ना। तो लेकिन बस आपको स्टार्ट कहां से करना था, ये स्टार्टिंग लाइन इंपॉर्टेंट था कि पहले 100 ग्राम ले लो। अच्छा, कोई ये बोले कि सर मैं 5 ग्राम लेके करना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है, तो क्या उसको कोई प्रॉब्लम है क्या? कभी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप इसको 5 ग्राम सोल्यूशन लोगे तो उसका वॉल्यूम निकल के आएगा। इस 5 ग्राम सोल्यूशन का फिर 14.2% निकालना, बहुत मजा आएगा तुम्हें। 14.2 अपॉन 100 × 5, तो कैलकुलेशन में फंसते चले जाओगे, आंसर लेकिन फिर भी उतना ही आएगा। इसलिए मैंने सिंपल किया है इसको, 100 ले लो, ताकि जो परसेंटेज है वही उसका सीधा मार्क्स निकल के आए। इसलिए मैंने 100 ग्राम लिया। अच्छा, कोई बोले नहीं सर मैं वॉल्यूम लेके स्टार्ट करना चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम, आप वॉल्यूम ले लो। आप वॉल्यूम सॉल्यूशन का ले लिए तो उससे पहले क्या निकालो, मास सॉल्यूशन का। क्यों? यूजिंग डेंसिटी। क्यों मास निकालना है? क्योंकि हमें परसेंटेज बाई मास सोल्यूट दिया हुआ है, तो मैं उसमें से सोल्यूट का जितना परसेंटेज है उतना मास में निकाल लूंगा। तो फिर कहने का मतलब एट द एंड हमें ग्रेडिंग करना ही पड़ेगा, सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है। तो ये एक प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपका पूरा अप्रोच बदल देगा। इसलिए मैंने बोला कि एकदम से टफ प्रॉब्लम मैंने दे दिया। तो इसको जितने न्यूमेरिकल्स है अपने मॉड्यूल में है, मार्क कर दूंगा, उसको आप करते रहना ना। चलो, तो डन विद दिस, मोलैरिटी वी आर डन। मोलैलिटी भी हो ही जाएगा भाई, हो जाएगा ना। एक लिखो, एक क्वेश्चन लिखो तो। लिखो द मोलैलिटी ऑफ, नो डिस्कशन गाइस प्लीज, द मोलैलिटी ऑफ aqueous solution of, the molality of aqueous solution of NaOH is 0.1। कितना है मोलैलिटी? 0.1। अंडरस्टूड ना? फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। देखो मैं आसान आसान क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जिनको इन पे क्वेश्चन इजी इजी करने हो, अगर आपका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हो मुझे बता देना, मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करा दूंगा, ठीक है। बट अगर आप ये सब समझ लेते हो तो अब इनफ है मेरे ख्याल से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, ये लास्ट वाला जो मैंने था, मैंने आपको बताया नहीं, मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा ना भाई। जब इनके मासेस आ गए तो इनके मोल आ गए, डिवाइडेड बाई मोलर मास डिवाइड। अब फिर मोल ऑफ दिस अपॉन, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट आ जाएगा ना। क्वेश्चन ये था, मैंने क्या बोला था भाई, मोलालिटी ऑफ एक्व सोल्यूशन ऑफ NaOH इज 0.1, ये बोला है ना। देन फाइंड द मोलालिटी, फाइंड द मोलालिटी। हाँ हाँ, फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या एक्स मोल फ्रैक्शन? तो उसमें मानोगे क्यों? मोल फ्रैक्शन तो निकालना है तुम्हें, तो मानना का है। हम क्या ले सकते हैं, सॉल्यूशन का एक क्वांटिटी ले सकते हैं, सॉल्यूशन एज अ होल का क्वांटिटी ले सकते हैं। इतना स्पेसिफाई कर दोगे कि सॉल्यूट इतना है, सॉल्वेंट इतना है, तो तुमने अपने से बना लिया ना सॉल्यूशन।
कितना है? आ गया बेटा? आइए देखते हैं। चलो चेक करते हैं, ध्यान से देखो। भाई मैंने क्या दिया था, फिर से क्वेश्चन ब्रेक करेंगे। क्या दिया था मैंने, बोलो। मोलैरिटी या मोलालिटी? स्मॉल एम दिया है। अच्छा, कितना दिया था मैंने? 0.1। कौन सा सॉल्यूशन है? NaOH इन वाटर, यही है ना? चलिए बच्चों, अब बताओ मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट यानी NaOH अपॉन मास ऑफ वाटर, यही होता है ना? अभी कितने लोग बोल रहे हो सर इन केजी ना, इन केजी। आपने यही तो वैल्यू दिया है 0.1। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.1 मोल पर केजी, यही है ना यूनिट के साथ। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 0.1 मोल किसका? ये 1 मोल न्यूमरेटर में कौन है? NaOH इज प्रेजेंट इन, डिनोमिनेटर में क्या है? मास ऑफ वाटर। कितना? हाँ जी, 1 kg ऑफ वाटर। कैन आई से लाइक दिस? क्या यार, खत्म नहीं हो गया क्वेश्चन? अब आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। इसके लिए क्या चाहिए आपको? मोल ऑफ NaOH अपॉन क्या चाहिए? दोनों का सम, मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर। अब बताओ बेटा, मोल ऑफ NaOH के लिए चेक करो, मिला ही है। अच्छा, NaOH नीचे 0.1 है ही। वाटर का मोल निकालना है भाई, 1 किलोग्राम वाटर है आपके पास, 1000 ग्राम। अब भाई मोल निकालना हो तो 78 से डिवाइड कर दो। और जिन्होंने थोड़े बहुत पढ़ाई कर रखी है उनको मालूम है 55.5 का यार। अब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। तो क्या आ गया आंसर? 0.1 अपॉन 55.65, ये आ गया आंसर। और थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह कर लो तो बढ़िया सा आंसर बन जाएगा ये, है ना? बताओ, ये टफ सा गया? बस टर्म को पकड़ के ब्रेक करना है और कुछ नहीं करना है। वो टर्मिनोलॉजी समझो, उसको कैसे लिखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पे, देखते हैं कि आप उसको समझ पाते हो। चलो। अच्छा, कितने लोग ये करेक्ट आया था हाथ उठाओ। जैसे ही थोड़ा इधर उधर घूमता है तुम लोग का ना दिमाग। हेलो। हेलो। हाँ जी बच्चों, सिमरवीर आवाज आ रही है क्या? यस सिमर, सर। ओके। चलो, सो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म का लास्ट क्वेश्चन है, ओके? बता रहे तुमको, रुक जाओ, तुम अलग से तुम्हारी क्लास लगाता हूँ मैं, 5 o'clock। लिख। लिखो दो। 20% वेट बाई वॉल्यूम, W/V लिखा रहता है ऐसे, W/V। वेट बाई वॉल्यूम ऐसे W/V लिखा रहेगा। 20% W/V NaOH solution have density 0, नहीं इसको 1.2 ग्राम पर ml लिख। देन फाइंड, सबसे पहला लिख लो
मोलैरिटी, दूसरा लिख लो स्ट्रेंथ, तीसरा लिख लो स्मॉल एन। चौथा भी लिखना चाहोगे तुम लोग? रहने दो, मोल फ्रैक्शन लिखना हो लिख ही लो यार, इतनी कर रहे हो तो मोल फ्रैक्शन भी लिख दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ कोर्स NaOH ना, कुछ ना बोले तो सोल्यूट का ही होता है। हाँ जी प्यारे बच्चों, हो गया? चलो स्टार्ट करो। फॉर्मूला लिखना, जो भी कंसंट्रेशन टर्म दिया है ना उसका फॉर्मूला लिखो, फिर आप पकड़ पाओगे क्या हो रहा है। सारे हो गए बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? सुमेर? यस सर। ओके ओके ग्रेट। चलें स्टार्ट करें। आपने एक लेआउट तो सेट कर लिया होगा। आइए देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। हाँ जी, देखते हैं इसको। मोलैरिटी निकालनी है, लेकिन पहले आप देखो क्या है। 20% वेट बाई वॉल्यूम, थोड़ा ध्यान से देखो। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? का फॉर्मूला होता है भाई मास ऑफ NaOH इन ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। बोलो। अच्छा ये कितना दिया है? 20%। तो 20% देने का मतलब क्या, कितने लोग ये समझ पा रहे हो कि इस 100 को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो दिस 20/100 इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मास ऑफ NaOH to the volume of solution. Can I say like this?
ये बन गया ना, तो क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं, इतना लिखना इज सेम एज 20 ग्राम ऑफ NaOH is taken in 100 ml of solution। खत्म ना। अब कितने लोग बोल रहे हैं यार सर यहाँ से ना कुछ चीजें तो फटाफट निकल जाएगी, मोलैरिटी ऑफ NaOH निकलना है तो नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों ही पैरामीटर में मालूम है। 20 ग्राम का मतलब कितना हुआ, 20/40 मोल, आ रहा है तनव समझ में। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मैंने बोला ना 100 है, तो 100 अपॉन 1000 लीटर, तो आ गया ना आंसर 1/2 अपॉन 5 आ गया क्या, 5 मोल पर लीटर। आ रहा है सबको, कोई दिक्कत, ऐसे आ रहा है समझ में। चलो देखो 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन दिस। अब अगला चीज करते हैं, देखो जब जैसे ही मोलैलिटी चाहिए हमें, मोलैलिटी स्मॉल m कहाँ गया ये, अच्छा स्ट्रेंथ भी निकल जाएगा ना, वो भी इजी है। तो हाँ भाई इसमें मोलर मास यानी 40 से कर दो, 200 आ जाएगा। सबको आ रहा है क्या समझ में, 200 ग्राम पर लीटर। अरे भाई मोल पर लीटर, उसे मुझे ग्राम पर लीटर चाहिए होता है, 40 होता है मोलर मास, तो मल्टीप्लाई कर देना। अरे ऐसे नहीं आ रहा है तो मास ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ NaOH कितना है हमने निकाला था अभी 20 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 अपॉन 1000, 1/10 ऊपर चला जाएगा, 200 आ जाएगा ना यार, कैसे भी कर लो यार इसका आंसर यार। तीसरा मोलैलिटी मेन है, क्योंकि मोलैलिटी के लिए आपको एक्सक्लूसिवली सॉल्वेंट को अलग करना पड़ेगा। अब ये आपने सॉल्यूशन है 100 ml, इसमें से आप सॉल्यूट अलग कर दो, सॉल्वेंट अलग कर दो, तो भाई इस पहले 100 ml को कन्वर्ट करो किसमें, मास में। तो बताओ भाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा 100 ml का, डेंसिटी दिया है ना, तो बताओ भाई 1 ml का 1.2 ग्राम है, यही है ना, तो 100 ml का कितना हो जाएगा 120 ग्राम। अरे तुम फॉर्मूला लगाओ, ऐसे ही कर लिया करो कई सारी चीजें, फॉर्मूला हर बार नहीं लगाते हैं। 120 ग्राम हो गया, तो 120 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें भाई कितना NaOH है, कितना आसान था यार। इसके अंदर NaOH भी है, इसके अंदर वाटर भी है, और NaOH कितना है 20 ग्राम, कैसे मालूम, पहले ही पता कर लिया था हमने। ये कितना बच गया, तो भाई टोटल में से ये निकाल दो 100 ग्राम, क्या खत्म हो गया क्वेश्चन। तो मोलैलिटी कितना सस्ता सा क्वेश्चन था यार ये, 0.20/40 मोलैलिटी, 20/40 मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 100 अपॉन ना, तो ये आ गया कितना बेटा, 5 आया, 5 मोल पर केजी। कितने लोगों का ये करेक्ट हुआ है, हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप यहां पहुंच गए, मतलब अब आपको सारी क्लैरिटी। अब जो यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, देखो किस जगह पे आपका दिमाग रुक रहा है आकर के ना, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने इस तरह के कई प्रॉब्लम कर लिए। अभी समझ अगर आ गया और प्रैक्टिस करना है तो मॉड्यूल में क्वेश्चंस है, जा करके स्टार्ट कर देना, ठीक है, मैं बोल दूंगा आपको वो टिक कर। अब मोल फ्रैक्शन के लिए कुछ बचा है क्या, सर हमें इसका मोल मालूम है कितना, 20/40 अपॉन 20/40, कहने का मतलब मोल ऑफ NaOH, और इसका मोल कितना है भाई 100 अपॉन 18, हो गया ना खत्म, कुछ सब खत्म हो गए। सो वी आर डन विथ कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या ppm पे एक लास्ट प्रॉब्लम कर लें क्या, पार्ट्स पर मिलियन पे कर ले, अरे इजी है यार, वो कर लोगे, फॉर्मूला मालूम है ना, वहां से कर लोगे, होमवर्क में ट्राई कर लो, ठीक है बच्चों। तो खत्म हो गया इसी के साथ हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। कल से हम लोग जो मैंने 3 पार्ट्स बताए थे, उनमें से कल 2 ट्राई करेंगे कवर करने का, ठीक है, कल मतलब कल का मतलब अगली क्लास में, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो, ओके, दैट्स इट, दैट्स ऑल एवरीबॉडी। Thank you, sir.